नमस्कार, 8 बजे की खबरों में पहले खबर है मुंबई से, जहां के बांद्रा ईस्ट इलाके में 4 मंजिला स्लम हाउस इमारत का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वाले सभी नाबालिग हैं। इनमें 4 बच्ची और 2 बच्चे हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, इस पर क्या अधिक आपको डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बचाव कार्य वैसे तो समाप्त हो गया। लोग बता रहे हैं कि मलबा हटा लिया गया, लेकिन चूंकि मकान गिरा था, उसमें लोहे के गाटर होते हैं, छड़ियाँ होती है, सब कुछ होता है, तो वो सब काटने का काम फिलहाल वहाँ पर चल रहा है। अभी एनडीआरएफ की भी 2 टीम यहाँ पर बुला ली गई हैं, जो कि बचाव कार्य में और जायजा ले रही हैं आसपास का, क्योंकि जब मकान ढह गया था तो उसके नीचे और भी दूसरे मकान को क्या असर हुआ है उसका, और क्या कहीं उसके नीचे तो कहीं कोई फंसा नहीं है, ये सब जायजा लेने के लिए यहाँ पर है। ये जो आप इलाका देख रही हैं, दरअसल ये बांद्रा पूर्व का इलाका है और रेलवे के तहत ये जमीन आती है। इसी के पीछे जो दिख रहा है सामने, इसके पीछे वो मकान था जो कि ढह गया था। ग्राउंड प्लस 3 यानी तल मंजिल के साथ 4 मंजिला मकान था। दरअसल ये सब मकान है जो कि एक स्लम है, झोपड़पट्टी है, कोई बिल्डिंग हम इसे नहीं कह सकते। ये मकान है जो कि तल मंजिल बना है, उसके ऊपर 1, 2, 3 तल्ला और 4 तल्ला ऐसे ये बनाते हुए रहते हैं। हर तल मकान में मंजिलों पे अलग अलग परिवार रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहें तो ये सामने आपको जो मकान दिख रहा होगा, नीचे दुकान है और ऊपर 4 मंजिला है इसके। तो इसी तरह का जो मकान है वो ढह गया, और जिसमें मकान में जो लोग रहे थे वो दब गए थे। कुल 11 लोग दबे थे, जो संख्या मिली थी। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मरने वाले हैं वो सभी बच्चे हैं, छोटे। सुनील, एक सवाल ये भी था कि मुंबई से इस तरह की खबरें आती हैं, जो इमारतें जर्जर हैं उनको नोटिस तक दिया गया। क्या ये जो इमारत थी उस लिस्ट में आती थी? क्या कारण रहा कि ये जो इमारत है वो ढही ऐसे? देखिए, यही मैं बताना चाह रहा था कि इमारत जो होती है वो बिल्डिंग विभाग से अप्रूव लेकर बीएमसी के तहत और बाकी विभागों से अप्रूव लेकर बनती हैं। ये जो है ये झोपड़ा है, स्लम है, लेकिन ये स्लम सिर्फ एक मंजिला मकान नहीं है, बल्कि ग्राउंड प्लस 4 और ग्राउंड प्लस 5 भी बन चुके हैं, जो सामने आपको दिख रहे हैं। जबकि ऐसे जगहों पर, जो कि सरकारी जगह हो या फिर प्राइवेट जगह हो, झोपड़ा बनाने की जो अनुमति होती है, बिना अनुमति के जो आप बना सकते हैं, वो सिर्फ 14 फीट तक की ऊंचाई का होता है। लेकिन यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे मकान बने हैं। ये लोग जैसे होता है वैसे गटर लगाकर, छड़ लगाकर एक दूसरे के एक के ऊपर ऐसे मकान बनाते जाते हैं। इसकी कोई ना तो डिजाइन होती है, ना कोई आर्किटेक्ट होता है। ये बस अपने हिसाब से लोग बनाते जाते हैं और उस पर रहने लगते हैं सहूलियत के हिसाब से। तो ऐसे झोपड़े तो खतरनाक होते ही हैं, लेकिन इनकी जो खतरनाक इमारतों की जो सूची जाहिर होती है उसमें इनका कहीं नाम नहीं होता, क्योंकि ये अवैध होते हैं और बाकायदा आप समझ सकते हैं कि बिना रिश्वत के, बिना सरकारी अधिकारियों के और नेताओं की मिली भगत के ऐसे झोपड़े बन नहीं सकते हैं। तो लोग यहाँ पर जान जोखिम में डालकर इस तरह से रहते हैं और इस तरह की इमारत गिरी है। ये जरूर बात है कि अब इस हादसे के बाद हो सकता है कि अभी इस तरह के सभी इलाकों का मुंबई में सर्वे शुरू हो, जैसा कि अमूमन होता है कि जब हादसा हो जाता है तब उसके बाद सर्वे शुरू होता है। तब इसकी जांच पड़ताल की जाए कि आखिर कैसे इतने ऊंचे जो झोपड़े हैं वो बन गए। ग्राउंड प्लस 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला तक झोपड़े कैसे बन पाए हैं, और इसके लिए कौन कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं, और क्या सिर्फ जो रह रहे हैं वही उसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि यहाँ पर मातम फैला हुआ है। 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, 5 लोग जख्मी हैं। लोग यहाँ के दुखी हैं, लेकिन खतरा तो जो रह रहे हैं उनके ऊपर भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब खबर हम बीजेपी खेमे से जुड़ी हुई। बीजेपी की चुनावी रणनीति। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए पार्टी 55 दिनों की परिवर्तन यात्रा निकालेगी। सहारनपुर, ललितपुर, बलिया और सोनभद्र से शुरू होगी। ये 25 दिसंबर को वाजपेयी जी के जन्मदिन पर समाप्त होगी ये यात्रा। पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों के लिए 265 सीटों का लक्ष्य रखा है। मुद्दा होगा राष्ट्रवाद, और जिसके तहत सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 3 तलाक, सब समा जाएगा। यूपी के संग्राम के लिए बीजेपी की रणनीति अंतिम दौर में है। पार्टी का इरादा राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बनाने का है। सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों के सहारे बीजेपी राजनीतिक माहौल को गरमाने की तैयारी में है। जब विरोधी हमारी आलोचना करते हैं तो हमारी फौज ने अच्छा काम किया है। हमारी सरकार की जो पॉलिटिकल विल है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जिसका परिचय ये आपको सर्जिकल स्ट्राइक में देखने को मिला है। तो फिर जब आप आलोचना करते हैं तो अगर अच्छा काम सरकार कर रही है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय पर, तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। बीजेपी के आला सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा है।
नियंत्रण रेखा पार करने के फैसले के लिए सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। सेना के राजनीतिकरण के आरोप गलत हैं। सेना बीजेपी का नहीं, देश का प्रतीक है। रक्षा मंत्री के बयानों पर सवाल उठाना नासमझी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर विपक्ष खुद इसे मुद्दा बना रहा है। बीजेपी ने यूपी में 55 दिनों की परिवर्तन यात्रा निकालने का भी फैसला किया है, जिसमें कानून व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी मुद्दा होगा। ये जो बुआ और भतीजे का जो जुगलबंदी है, ये अब एक्सपोज पूरी सूबे के अंदर हो गई है। लोगों को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए पीने का, नहर नाले सूखे पड़े उनको पानी चाहिए। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है सूबे के अंदर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की है। बीजेपी ने यूपी के चुनावी अभियान को 265 प्लस मिशन नाम दिया है, यानी 2/3 सीटें से ज्यादा जीतने का लक्ष्य। पहली परिवर्तन यात्रा सहारनपुर से 5 नवंबर को अमित शाह शुरू करेंगे। दूसरी ललितपुर से 6 नवंबर को उमा भारती, तीसरी यात्रा बलिया से 8 नवंबर को कलराज मिश्र और चौथी यात्रा 9 नवंबर को सोनभद्र से राजनाथ सिंह शुरू करेंगे। चारों यात्राओं का समापन 24 दिसंबर को लखनऊ में होगा। उस दिन पीएम परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी का कहना है कि परिवर्तन यात्राओं के जरिए राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचा जाएगा। बीजेपी का आकलन है कि जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ने से वो पिछड़ जाएगी, क्योंकि सपा बसपा दोनों का आधार ही जाति है। ऐसे में उसके लिए यही फायदेमंद है कि लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करें, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर किया था। बीजेपी यूपी में राम मंदिर के नाम पर हिंदुत्व कार्ड चलकर एक बार सत्ता में आ चुकी है। अब उसकी कोशिश राष्ट्रवाद के नाम पर इसे दोहराने की है। दिल्ली में मदन के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। लॉ कमीशन ने अपील जारी करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इस प्रयास के पीछे असुरक्षित समूहों के प्रति भेदभाव का समाधान करने और विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य है। इसी सिलसिले में कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने एक प्रश्नावली जारी की है, जिसे अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संविधान की भावना और मौलिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया है। हालांकि लॉ कमीशन का कहना है कि वो जो भी काम करेगा संविधान के दायरे में करेगा। हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे और हम लोगों ने तय किया है कि इस सवालनामे का जवाब मुल्क के मुसलमान नहीं देंगे। कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन के सवालनामे को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संविधान के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ बताया और गंगा जमनी तहजीब को मिली संवैधानिक गारंटी का हवाला दिया। हालांकि 3 तलाक पर राय मांगे जाने से पर्सनल लॉ बोर्ड की झल्लाहट सामने आ गई। ये डिटेल की बात है। अभी जो मुद्दा हमारे सामने है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। दरअसल इस 7 अक्टूबर को लॉ कमीशन ने कॉमन सिविल कोड के कई अहम मुद्दों को लेकर 16 सवालों पर लोगों की राय मांगी है। इनमें 3 तलाक और बहुविवाह के मसले भी शामिल हैं। लॉ कमीशन ने जानना चाहा है कि 3 तलाक का क्या हो, इसे रद्द कर दिया जाए या प्रथा भले हो लेकिन इसे कानूनी मान्यता ना हो, या इसमें कुछ बदलाव हो। बहुविवाह पर पाबंदी हो या नहीं, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और मैत्री करार के चलन का क्या हो। लॉ कमीशन ने इसी तरह हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, ईसाई महिलाओं के तलाक कानून और अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह पर भी राय मांगी है। ये जानना चाहा है कि क्या समान नागरिक कानून से लैंगिक समानता हासिल होगी। इस रायशुमारी के लिए 45 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन पहले ही दिन इस पर छिड़े विवाद बता रहे हैं कि इस मामले में राजनीति तीखी होगी। लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान ने एनडीटीवी से ये जरूर कहा कि लॉ कमीशन जो भी फैसला करेगा संविधान के तहत करेगा और अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की राय थोपी नहीं जाएगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पहले 3 तलाक पर केंद्र का हलफनामा और अब समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन का सवालनामा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़का हुआ है। उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार सीमा के साथ अंदरूनी जंग का माहौल बनाने में लगी है और इस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। 3 तलाक और लॉ कमीशन के सवालनामे के खिलाफ
मुस्लिम संगठन कमर कसते नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक ये मुल्क के जज्बे के खिलाफ है। अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को खत्म करके रख देगा। पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो अपनी शरीयत में किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए हरगिज तैयार नहीं है। हालांकि मुस्लिम महिलाओं का एक समूह 3 तलाक के विरोध में खड़ा है। मुस्लिम औरतें ये कह रही हैं कि जब कुरान में 3 तलाक नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में 3 तलाक क्यों है। 3 तलाक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जज्बात के इस उबाल को भारतीय राजनीति खूब समझती है। अगले साल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव हैं। इसलिए पार्टियां अपने अपने रुझानों के हिसाब से इस मुद्दे पर बंटी दिख रही हैं। विपक्ष का इल्जाम है कि चुनावों से पहले बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। I think country of this nature, भारत जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना लगभग असंभव है। is next to impossible. आप चुनाव को, यूपी इलेक्शन को लेकर के इसको टारगेट कर रहे हैं और यूपी इलेक्शन तक इस मामले को बहस को और बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो हर चीज़ में चुनाव नज़र आता है। जहाँ तक सवाल है, ये तो रिफॉर्म, हम देश रिफॉर्म के रास्ते पे चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में रिफॉर्म हो रहा है, सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड पर अचानक शुरू हो गई ये बहस बताती है कि बीजेपी का ये दांव फिलहाल कामयाब है। कॉमन सिविल कोड हमेशा से बीजेपी के 3 अहम मुद्दों में गिना जाता रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस के दौरान बार बार ये सवाल उठता रहा है कि कॉमन सिविल कोड ठीक है, लेकिन इसे जबरन समाज पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अब लॉ कमीशन की ताज़ा पहल के बाद एक बार फिर इस संवेदनशील मुद्दे पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। दिल्ली में सुरेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी में चुनाव है, बहुत अहम राज्य। कमाल, जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है। ट्रिपल तलाक का मामला जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 21 देशों में इस पर रोक है। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख को कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। देखिए, पर्सनल लॉ जो है वो लागू हुआ है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से, जिससे मुसलमानों को अपनी मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और एडॉप्शन, ये 5 चीज़ें हैं जो अपनी शरीयत के मुताबिक करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन ये लॉ विद इन लॉ है, विद इन द लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स से कहीं क्लैश करता है तो वो वॉइड हो जाएगा, वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो जो ट्रिपल तलाक का मामला है वो महिलाओं के जो नेचुरल जस्टिस का अधिकार है, क्योंकि आप उनसे सुनवाई किए बिना उनको तलाक दे देते हैं, आप उनका पक्ष जाने बिना तलाक दे देते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में स्काइप से, फेसबुक मैसेंजर से, ट्वीट करके, व्हाट्सएप से, फ़ोन करके, ख़त भेज के और यहाँ तक कि नौकर से कहलवा के सपने में और नशे में भी तलाक दे देते हैं तो तलाक हो जाता है। ये जो उलेमा 3 तलाक की पैरवी कर रहे हैं वो ये बात मानते हैं। तो ये जो है किसी भी स्त्री के मौलिक अधिकार और जो नेचुरल जस्टिस के अधिकार हैं उनके खिलाफ माना जाता है। तो ये जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से इसका क्लैश होता है तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो कानून की नज़र में गैर कानूनी मानी जाएगी। लेकिन चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वर्चस्व है धार्मिक मामलों के ऊपर, तो वो एक बड़ी संस्था है, तो वो सरकार की दखलंदाजी इसमें नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार उसके धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करेगी तो उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण वो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। बिल्कुल कमाल, और आपने दोपहर में ये भी जिक्र किया था कि कई और ऐसे धर्म गुरु हैं, कल्बे सादिक, कल्बे जवाब, जो इसके ट्रिपल तलाक के खिलाफ में। एक और सवाल जो आपसे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आरोप लगा रहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला लाकर चुनावों के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है, उसमें कितना दम है उस बात में? देखिए, ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे पहले ये समझना होगा कि बदलाव क्या होगा। बदलाव ये होगा शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और एडॉप्शन, ये जो 5 मामले हैं जो कि
किसी ना किसी स्क्रिप्चर्स से गवर्न होते हैं, वो उससे ना होकर के देश के कानून से तय होंगे। अब अगर मुसलमानों का मामला देखिए तो इसमें क्या परिवर्तन होगा अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है तो एक बदलाव इसमें यह होगा कि 3 तलाक पे बैन लग जाएगा, क्योंकि मुल्क का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। दूसरा बदलाव यह होगा कि 4 शादी के ऊपर बैन लग जाएगा, जिसका मुल्क का कानून इजाजत नहीं देता है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि मुसलमान 4 शादी नहीं करते हैं, वो एक बीवी बच्चे को ही नहीं खिला पा रहे हैं, ये उनको बदनाम करने के लिए कहा जाता है। तो अगर उनको बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है तो 4 शादी पे अगर बैन लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको। और जहां तक 3 तलाक का सवाल है तो देखिए, इस मुल्क में चपरासी को भी नौकरी से निकालने के लिए मुल्क के कानून के मुताबिक पहले उसको आरोप बताया जाएगा, उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, उसका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही चपरासी को नौकरी से निकाला जा सकता है। तो मुस्लिम औरत की स्थिति जो है वो चपरासी से भी बुरी है इस कानून के तहत। उसी देश में एक ऐसा तथाकथित शरीयत लॉ लागू वो कर रहे हैं जिससे उस औरत को ना सुनने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है। अगर वो नशे में भी तलाक दे देंगे तो हो जाएगा, सपने में भी हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये 3 तलाक की पैरवी करने वाले उलेमा कह रहे हैं कि ये तलाक जो है खुदा पसंद नहीं करता, 3 तलाक देने से गुनाह पड़ता है, खुदा की नज़र में ये गलीज बात है, ये तलाक मुगल्लिज़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये तलाक हो जाता है। तो इस तरह ये इस्लाम की अकेली ऐसी प्रथा है जिसको खुदा पसंद नहीं करता है, लेकिन चूंकि मौलवी पसंद करते हैं इसलिए लागू हो जाता है। जो पेट्रियार्कल सोच है कुरान की, जो कुरान शरीफ की जो और शरीयत की जो पेट्रियार्कल और फ्यूडल इंटरप्रिटेशन है, उसके लिहाज से ये तलाक हो जाता है। तो ये दरअसल सवाल हो सकता है कि चुनाव के टाइम पे कोई इस मुद्दे को उठा करके उसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन ये लड़ाई धर्म के साथ नहीं है, इस्लाम के साथ नहीं है, ये इस्लाम के पेट्रियार्कल और फ्यूडल इंटरप्रिटेशन करने वालों के खिलाफ है और इस्लाम की स्त्री विरोधी व्याख्या करने वालों के खिलाफ है। महिलाओं के अधिकारों का ध्यान यहाँ पे रखने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 21 देशों में पूरी दुनिया में ट्रिपल तलाक पर रोक है और हमें सीख लेनी चाहिए। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। 8 बजे की खबरों में आगे है JNU अब फिर क्यों है विवादों में, बताएंगे आप।